स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल डी भारती में। और आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए टाइम एंड टेंस। सबसे पहले तो देखो कि टाइम एंड टेंस जो है, कहने के लिए ये हम लोग पढ़ते हैं काल पढ़ने जा रहे हैं, नहीं, दोनों का अलग अलग सेंस है। टाइम जो है ये यूनिवर्सल चीज है, ये आज से नहीं चली आ रही है, ये बरसों से चली आ रही है, तब से चली आ रही है, आज भी चल रही है और आने वाले समय में भी चलेगा। क्योंकि इसका मतलब जो है ये सीधा सीधा काल से लेना देना है, यानी समय से। इट्स बिलोंग टू समय, ये समय से। और दिस कॉन्सेप्ट इज यूनिवर्सल, दिस कॉन्सेप्ट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ये प्राचीन समय में भी था, यानी एंशिएंट डेज में भी थे। टाइम का जो कॉन्सेप्ट है एंशिएंट डेज में भी थे, आज भी है और आने वाले दिनों में भी होंगे इसके कॉन्सेप्ट। लेकिन टेंस की अगर बात की जाए तो ये कंप्लीटली ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये कंप्लीटली ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है तो जाहिर सी बात है कि इसका ग्रामर से लेना देना होगा। यानी कि टेंस में हम किस बात का अध्ययन करते हैं? टेंस में हम अध्ययन करते हैं, चीजें तो होंगी, काल इसमें भी पढ़ना होगा, काल इसमें भी पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि काल नहीं पढ़ना होगा, टाइम नहीं पढ़ना होगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों इसमें भी पढ़ना है। पर बावजूद इसके टेंस जो है वो ग्रामर से लेना देना है इसका, ये ग्रामेटिकली कनेक्शन रखता है, ग्रामर से कनेक्शन रखता है ये। और ऐसी स्थिति में ये जो स्टडी करता है, इसका जो अध्ययन होता है, ये अध्ययन होता है आपका फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया के रूप का अध्ययन। ये जो टेंस है वो क्रिया के रूप का अध्ययन है, वर्ब के रूप का, वर्ब फॉर्म, क्रिया के रूपों का अध्ययन है ये। और दोनों को अगर मिला दिया जाए एक साथ, टाइम प्लस टेंस इज इक्वल टू पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड forms of different forms of verbs. It is the study of different forms of verbs. यानी टेंस जो है, टेंस में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? वर्ब के फॉर्म्स का, रूपों का अध्ययन किया जाता है। इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट जरूर लिया करिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें अक्सर टाइम और टेंस से लोग शुरू कर देते हैं, तो आपको जानना बहुत जरूरी है एज ए स्टूडेंट। ट्रांसलेट करने के लिए तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। अब सीधे आप कभी कभी आप सोचोगे, जब आप सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स में पढ़ते हो तो आपको ये सारी चीजें करवाई नहीं जाती, क्योंकि आपको डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश करना होता है। पर माय डियर किड्स, यू आर इन इंडिया, आप भारत में बसते हो, भारत में रहते हो, जहाँ की एक बहुत बड़े भाग, मैं सबकी नहीं कर रही, एक बहुत बड़े भाग में हिंदी भी बोली जाती है। तो नो मैटर कि व्हाट टाइप ऑफ इंग्लिश यू आर स्पीकिंग, व्हाट टाइप ऑफ इंग्लिश यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, बट अगर सिंपली मैं बात करूं तो आपको अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को कोरिलेट करना आना चाहिए। और अगर आपने ये कोरिलेट करना अगर आप इसे कोरिलेट करना सीख गए तो समझिए अंग्रेजी आपकी और बोलना बहुत जल्द आ जाएगा। कोई ऐसा थोड़ी है कि इंडिया वाले लोग पैदा हुए हैं तो अंग्रेजी बोलते हुए पैदा हुए हैं। खास करके इन क्षेत्रों के लोग जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, भारत के वैसे राज्यों के लोग जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए तो ये मुश्किल है। और मुश्किल को आसान बनाना तब आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाता है जब आप हिंदी के साथ अंग्रेजी को समझते हो। मैं समझती हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होगे। अगर टाइम की बात की जाए तो हम 3 टाइम का अध्ययन करते हैं। पहला हो गया आपका प्रेजेंट, और प्रेजेंट ये टाइम है तो टेंस क्या आ गया? प्रेजेंट टेंस।
जो है वर्तमान काल, वर्तमान काल जो समय चल रहा है, अभी चल रहा है। दूसरा, फर्स्ट वन, सेकेंड वन पास्ट टेंस, भूतकाल, बोले तो जो समय बीत गया। जो समय बीत गया। थर्ड, फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल, जो समय आने वाला है। आने वाला है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे करती हूं। अब देखो प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट जो काइंड है, फर्स्ट जो काइंड है, इसके 4 काइंड होते हैं प्रेजेंट टेंस के। आपने अभी अभी समझा कि टाइम से मतलब होता है कि जो समय बीत गया, जो समय चल रहा है और जो समय आने वाला है, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, टाइम की बात होती है। और ये कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पुराने जमाने से चला आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा, ये हमेशा चलेगा। और टेंस जो है, ये इसका पूरा और पूरा संबंध जो है वो ग्रामर से है। जाहिर सी बात है कि जब दोनों मिल जाएगा तो एक तरफ समय की भी बात हो जाएगी और दूसरी तरफ ग्रामेटिकली यानी वर्ब के फॉर्म की भी बातें हम लोग कर लेंगे कि कब कहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, प्रेजेंट में क्या, पास्ट में क्या, फ्यूचर में क्या, और बाकी उनके काइंड्स में अलग अलग तरीके से क्या। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ब के आप 5 काइंड्स पढ़ते हो, 5 फॉर्म पढ़ते हो। वर्ब फॉर्म में वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5, जो कि हम लोग करेंगे आगे में। तो अब हम लोग जो प्रेजेंट टेंस में चलेंगे, तो प्रेजेंट टेंस के जो आपको पता है कि 4 काइंड्स हैं। पहला हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा हो गया इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट के और नाम है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तीसरा हो गया आपका, और एक और है नाम इसका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तीसरा हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं करती हूं। अब देखो
प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, सो देखो, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ, जो चिरंतन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता, उसके लिए, चिरंतन सत्य को शो करने के लिए, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ। मैन इज मॉर्टल, आदमी जीव जो है मरणशील है तो है, वो तो बदलने वाला है नहीं। द अर्थ इज राउंड है तो है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, पूरब में उगता है तो पूरब में उगता है। अब यहाँ साइंस नहीं पढ़ना है कि सूरज उगता डूबता नहीं है। अब हम लोग जो समझते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, तो जो मानते हैं, जो सत्य जिसको समझते हैं वही सत्य, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करते हैं। दूसरा, द वर्क दैट वी डू इन यूजुअल वे, जिसको हम सामान्य रूप से करते हैं, नित्य करते हैं, रेगुलर वे में करते हैं, ऐसी चीजों के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करते हैं। जैसे आई ऑलवेज गेट अप एट 4:30 AM, सी ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। अब ऐसे सेंटेंसों को पहचानना कैसे आसान हो जाता है। सेंटेंसेस जो होते हैं ऑलवेज, नेवर, एवरीडे, ऑफन, यूजुअली, एवरी वीक इत्यादि लगा हुआ रहता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, तब तक मैं दूसरा करती हूँ। अब आप देखो, इसे तीसरा जो नियम है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर टेंस रहे तो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज समझ ही रहे होगे आप, मिश्र वाक्य का हो सकता है हिंदी के अकॉर्डिंग। पर इसको क्लॉज की अगर बात की जाए तो एक क्लॉज के दो पार्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है, प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जिसमें ऑलरेडी आपको इफ, वट वगैरह, इफ वगैरह से सेंटेंस शुरू नहीं होता है। तो आप देखो कि यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपका क्या लग जाता है, वो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल पास, तो तुम पास कर जाओगे। किसी ऑथर की बात, रेडियो और टीवी कमेंट्री था हिस्ट्री की बात सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। जैसे गांधी एंड तिलकार, टू ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, ये चेंज नहीं होने वाला, तो इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही करेंगे। अब अगला देख लीजिए, इफ, एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, टिल, इवन इफ, इन केस, एज के बाद सिंपल प्रेजेंट का उपयोग करते हैं। जैसे वी शैल स्टार्ट एज सुन एज वी रेडी, इफ यू कम आई विल हेल्प यू। तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं। एक और देख लेती हूं, जैसे एक, अगर कोई कार्यक्रम फिक्स हो, जैसे कल चीफ मिनिस्टर यहाँ आएंगे, तो वहां विल नहीं लगेगा। द चीफ मिनिस्टर कम्स टुमारो इन गांधी मैदान, इन प्रगति मैदान, तो द चीफ मिनिस्टर विल कम टुमारो नहीं, द चीफ मिनिस्टर कम्स टुमारो होगा। क्योंकि वो कार्यक्रम फिक्स है, तो इसमें भी लगेगा आपका सिंपल प्रेजेंट। अब देखते हैं कैसे हम इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट को, इसको हम लोग देख लें। प्रयोग स्थल हमने देख लिया, अब इसको कैसे हम करेंगे इसको भी देख लें। सिंपली जान लो, मैन इज मॉर्टल। अब आपको लगेगा कि हाँ, इसमें V1 V5 का यूज नहीं हुआ है, इसमें तो मेन वर्ब कुछ है ही नहीं। तो बाबू मैं बता दूं आपको कि जहां पर मेन वर्ब आपको नहीं लगता है कि है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, वही मेन वर्ब बन जाता है। इसलिए वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो वाज को वाज और वर को छोड़ दे सकते हो, वो पास्ट में आ जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट के अंतर्गत आ जाएगा। पर इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सारी चीजें जो है, कैन, कुड, कैन, सॉरी कुड नहीं, जो पास्ट से रिलेटेड है वो पास्ट में चली जाएंगी। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंतर्गत। अब चलिए देखते हैं कि कैसे इसको इजी वे में एकदम चटनी की तरह हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं और करना सीख लेते हैं तुरंत के तुरंत। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, पहचान देख लीजिए इसकी क्या है, हिंदी में कैसे पहचानोगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है। जिस वाक्य, वाक्य बोले तो सेंटेंस, जिस वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य, हिंदी में पहचान, हिंदी में जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूं,
पढ़ता हूँ इत्यादि लगा रहे हैं। कैसे पहचानोगे? अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हैं इत्यादि लगा रहे तो आप समझ लेना कि वो जो वाक्य है वो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का यानी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। अब इसको बनाओगे कैसे? स्ट्रक्चर क्या है इसका? स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप वर्ब वन जिसको बोलते हैं V1 ऑब्लिक V5 वर्ब 5 जिसको बोलते हैं V5 और प्लस अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट नहीं कर रही हूं मैं, अदर वर्ड्स कर रही हूं यानी इसके बाद ही सारे चीज आ जाएंगे प्लस फुल स्टॉप। मैं सारा चीज आपके लिए बड़े बड़े में लिखी हूं। इसका शॉर्टकट क्या होगा देख लीजिए, एस प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस OW बोले तो अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। विदाउट फुल स्टॉप आपके सेंटेंस गलत हो जाएंगे, इसलिए फुल स्टॉप जरूर देना है आपको। एकदम सिंपल जो सेंटेंस जब करोगे आप अफर्मेटिव करोगे उसके लिए, अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव के लिए अब देख लो, जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। अब इसमें तो सीधी सी बात है कि वर्ब के बाद अदर वर्ड्स है ही नहीं। अदर वर्ड्स मतलब दिमाग में लगा के चलो आलतू फालतू वर्ड्स, तो इसमें आलतू फालतू वर्ड्स है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? आई रीड, आई रीड। अब आप कहोगे कि और फुल स्टॉप, आई रीड के बाद फुल स्टॉप क्योंकि अदर वर्ड्स नहीं है। अब अगर मैं इसी का ले लूं सेंटेंस कि मैं किताब पढ़ती हूं, किताब पढ़ती हूं, तो एक आलतू फालतू वर्ड आ गया किताब, क्योंकि मैं के बाद सीधे पढ़ती हूं तो पढ़ती हूं, पढ़ता हूं तो पढ़ता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई, और आई के बाद जस्ट बाद आएगा रीड, क्योंकि वर्ब का रूप आएगा या तो V1 या तो V5। आई रीड, और चूंकि काउंटेबल किताब क्या है? एक काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल, काउंटेबल माने जिसकी गिनती हो सकती है, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के आगे क्या लगता है? आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा, काउंटेबल नाउन के आगे ए और एन लगता है। तो बुक चूंकि ब से शुरू होता है, प्रोनाउंसिएशन उसका आई वाला नहीं होता है, तो ब से होता है, तो ए बुक हो जाएगा, ए बुक। अब मैं आपको बता दूं कि किसके साथ लगेगा V1 और किसके साथ लगेगा V5। यहां पे मैं कर देती हूं आई ऑब्लिक V ऑब्लिक U ऑब्लिक दे ऑब्लिक मोर देन वन, मोर देन वन माने प्लूरल, मोर देन वन, इसके साथ लगेगा V1। क्या लगेगा? V1। और ही सी इट और वन थिंग, वन थिंग बोले तो सिंगुलर, इसके साथ लगेगा आपका V5। अब ये जान लो V1 का मतलब क्या होता है? V1 का मतलब होता है वर्ब का असली रूप, मूल रूप, असली रूप। और V5 का मतलब क्या होता है? वर्ब प्लस एस ऑब्लिक ES। जैसे प्ले है तो प्ले में अगर PLAYS प्लेज लगा दिए, एस लगा दिए, तो ये है V1, प्ले है V1 और प्लेज है V5। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे आपको नेगेटिव बताती हूँ। अब देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं।
निगेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर इज प्लस डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस, जब डू और डज लग जाएगा तो कभी भी V1 छोड़ करके दूसरा नहीं आएगा, V1 प्लस ओ डब्ल्यू बोले तो ही अदर वर्ड्स प्लस एफ एस, फुल स्टॉप। और उसके बाद ये रूप जो है, आप इतना ये नहीं करना, अगर आपको करना है तो ये रूप यूज करना, क्योंकि ये जो है थोड़ा आउटडेटेड लगता है। इज प्लस डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस V1 प्लस OW प्लस FS। अब इसका एग्जांपल देख लो, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, किताब नहीं पढ़ता हूँ, क्या हो जाएगा? I don't read a book। और आप यहां देखो कि I don't read भी कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं I do not, दोनों सही है, read a book। पर ये जो है ये स्टैंडर्ड है, ये जो है स्टैंडर्ड है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप इसको सीखें। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, आप मेरी बोली को सुन लो अच्छे से। आई डू नॉट रीड अ बुक, ये जो बोली सो आई डोंट रीड अ बुक, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, फंडामेंटल डिफरेंस कितना है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो आई डोंट रीड अ बुक या आई डू नॉट रीड अ बुक दोनों इक्वल हैं, पर आपको क्या चूज करना है, दिस इज टोटली डिपेंड। वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है, क्या हो जाएगा? चूंकि ये थर्ड पर्सन है तो इसके साथ डज का प्रयोग हो जाएगा। ही डजंट, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, डजंट रीड अ बुक, डजंट रीड अ बुक। अब देखें क्वेश्चन का क्या बनेगा, क्वेश्चन जिसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या होता है, डू और डज को आगे कर देते हैं, डू या डज को आगे कर देते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। याद रखिएगा हमेशा V1 होगा, डू और डज के बाद कभी भी किसी भी कीमत पर वर्ब का पांचवा रूप नहीं लगेगा। V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन का साइन यानी क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क या नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन, साइन ऑफ नोट ऑफ इंट्रोगेशन या नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन। अब देखो, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, पढ़ता हूं, क्वेश्चन मार्क, डू आई रीड अ बुक, लास्ट में क्वेश्चंस का साइन जरूर देना है बेटा। क्या वह किताब पढ़ता है, क्या वह किताब पढ़ता है, डज ही रीड अ बुक। स्क्रीनशॉट लें, क्वेश्चन मार्क स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बताती हूँ इसी का फॉर्म। अब देखो इसको क्वेश्चन प्लस निगेटिव का फॉर्म देखो,
लाइन ही हो रहा है। क्वेश्चन प्लस निगेटिव का देख लो स्ट्रक्चर। डोंट प्लस डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस is plus v1 plus other words plus question mark, या do oblique does plus subject plus not plus v1 plus other words plus question mark। और में और, क्योंकि देखो अगर तुम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो तो एनटी बाहर आएगा, लेकिन डू प्लस नॉट बाहर में नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा सेंटेंस। डू और डज अलग अलग लिख रहे हो, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख रहे हो, तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट देना होगा। इसका ख्याल रखना है आपको पूरी तरीके से, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप देख लो, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं? किताब नहीं पढ़ता हूं, तो क्या हो जाएगा? डू आई नॉट रीड अ बुक? रीड अ बुक, या फिर डोंट आई रीड अ बुक? डोंट आई रीड अ बुक। ठीक इसी तरह से उसमें बन जाएगा, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है? क्या वह किताब नहीं पढ़ता है? तो doesn't he read a book? क्वेश्चन मार्क जरूर देना है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन का साइन जरूर देना है। अब देख लो, अब आप सोचोगे कि व्हाट कहां पर यूज करेंगे भाई? जब क्या जो है वाक्य के पहले आए तो केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो, हेल्पिंग को आगे कर दो बस। और अगर क्या बाद में आए, बीच में आए, सेंटेंस के बीच में क्या आता है तो व्हाट का यूज करना है। बीच में आने पर व्हाट का यूज करना है। बीच में क्या रहे तो व्हाट यूज करोगे। ये WH क्वेश्चन में आता है, WH में। अब देख लो WH का स्ट्रक्चर देख लो, WH स्ट्रक्चर। WH में क्या होता है? WH प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आप देखोगे कि जैसे अगर रहे कि हु एक एक्सेप्शन है, मैं इसको स्टार बना देती हूँ। हु के साथ तो सब्जेक्ट आता ही नहीं है, क्योंकि हु ही सब्जेक्ट का, कौन का काम, सब्जेक्ट का काम हु ही कर रहा है, यही सब्जेक्ट के रूप में है। तो ये क्या हो जाएगा? हु के तुरंत बाद रीड्स हो जाएगा, हु रीड्स अ बुक? कौन किताब पढ़ता है? अगर ये रहे कि मैं कब किताब पढ़ता हूं, तो क्या करोगे आप? When do I read a book? When do I read a book? है ना इजी कि नहीं है इजी? आप ही बताओ, कहाँ वह एक किताब पढ़ता है? कहाँ वह एक किताब पढ़ता है, या कहाँ वह किताब पढ़ता है? एक लगाऊं ना लगाऊं, बातें बराबर ही हैं। कहाँ वह किताब पढ़ता है? Where does
ही रीड अ बुक। जब भी डू और डज का प्रयोग हो जाएगा तो आप एकदम अच्छे से जान लो, किसी भी कीमत पर वर्ब का पांचवा रूप नहीं आएगा। अब देख लो, डू किसके किसके साथ लगता है? आई, वी, यू, दे, जिसके साथ भी1 लगता है, और प्लूरल, इन सब के साथ लगता है डू। यहां भी मैं स्टार बना दे रही हूं। डज किसके किसके साथ लगता है? ही, सी, इट, सिंगुलर, सिंगुलर माने एक, सिंगुलर के साथ लगता है डज। और डू और डज के बाद कभी भी, डू और डज के बाद कभी भी वर्ब का पांचवा रूप नहीं आता। डू और डज के बाद वर्ब का पांचवा रूप नहीं होता, बल्कि वर्ब अपने असली रूप में आता है। इसको ख्याल रखना। अब आप जरा सा एक बार एक नजर डालो, अब क्या रहे, कब रहे, कितना रहे, उन सब को आगे कर दो। वाई, WH क्यों बोलते हैं इसको? WH स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि WH से हाउ, वेन, वाट, वे, वॉट रहेगा तो क्या हो जाएगा? किताब गायब हो जाएगा, क्योंकि कर्म गायब हो जाएगा। और हु रहेगा तो सब्जेक्ट गायब हो जाएगा। बस यही दो में केयर करना है आपको, बाकी में केयर करने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी ये रहा आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का। एक बार ध्यान से पढ़ लो, प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का टेंशन खत्म, पूरी तरह से आपको आ जाएगा, पक्का यकीन मानो। करके तो देखो यार, मुस्कुराओ, और मुस्कुराने की वजह दूसरों को भी दो। मैं इतना कहूंगी चलते चलते, सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे अच्छे से, सब्सक्राइब करो प्लीज, शेयर भी करो, अपने लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो प्लीज, लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। टिल देन बाय बाय।